नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। एसटीवी न्यूज पर देखिए 2024 का तमाम लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार का समापन हो चुका है और अब बारी है एग्जिट पोल की। तमाम चैनलों पर आप एग्जिट पोल देख रहे हैं और कौन किसको जिता रहे हैं यह भी आप देख रहे हैं। देखिए, इधर उत्तर बिहार में, ख़ासतौर से बिहार का जो उत्तर बिहार का इलाका है, इधर में कुछ सीटों पर क्या कुछ सूरत हाल बन रही है और एसटीवी न्यूज़ का क्या ऑब्जर्वेशन है। ख़ासतौर से उत्तर बिहार के 5 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन कहता है, एग्जिट पोल जिसको कहा जाता है या आकलन जिसको कह लीजिए कि क्या कहता है एसटीवी न्यूज़ का, वो हम आपको बताने वाले हैं। हम जो है आपको बता दें कि शिवहर, सिवान, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर, ये 5 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हम आपको बताएंगे। और इस कड़ी में हमने वाल्मीकि नगर सीट का आपको आकलन दिया कि वाल्मीकि नगर सीट महागठबंधन के खाते में नहीं जाती हुई दिख रही है, बल्कि यह एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है यह सीट। तो वहाँ पे जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं सुनील कुमार जी, उनका दबदबा दिख रहा है और वो चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट, जो एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, इस पर क्या कुछ होने वाला है। तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इस लोकसभा सीट का जो सिनारियो है वो हम आपके साथ शेयर कर लें। ये जो सीट है, ये पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट, यहाँ पे भी सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आए हैं। महागठबंधन की तरफ से या कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया, ज़मीनी नेता के तौर पर यहाँ देखे जाते हैं। और एक ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, तो ये भी जो है थोड़ा सा अलग तरह का समीकरण इन्होंने उस इलाके में बनाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ 3 बार के सांसद संजय जायसवाल वहाँ से हैं। संजय जायसवाल इस एक बार फिर से अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो चौथी बार चुनाव जीतेंगे। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पे जो एक तरह से कह लीजिए कि जो है मेन लड़ाई में यही दोनों हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आप कह सकते हैं। मतदान प्रतिशत की अगर हम लोग बात कर ले तो इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में 61.62% जो है मतदान हुए हैं, जो एक अच्छा, अभी के सिनारियों में अच्छा मतदान प्रतिशत इसको कहा जा रहा है। अगर विधानसभा वाइज मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो बेतिया में सबसे कम 58.91% वोटिंग हुई और सुगौली में 60.51% वोटिंग हुई और नरकटिया में 61.19% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो रक्सौल विधानसभा में देखने को मिली, यहाँ पे 63.72% वोटिंग हुई है। इसके अलावा चनपटिया में भी लगभग उतनी ही वोटिंग हुई है, 63.22% हुई है। नौतन में, ये जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें नौतन भी है, 62.25% यहाँ पे वोटिंग हुई है। तो ये विधानसभा वाइज जो वोटिंग का परसेंटेज है वो हम आपको बताएं। विधानसभा वाइज जो है कौन से प्रत्याशी किधर आगे दिख रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ आज एक बार फिर से स्टूडियो में शशि तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, मौजूद हैं और सैयद मुबीन अहमद साहब, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक मामलों के जानकार हमारे बीच मौजूद हैं। तो इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। शशि जी, क्या दिख रहा है पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट? पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट अब की बार काफ़ी हॉट बना हुआ है। यहाँ से प्रमुख विपक्षी पार्टी 2004 के बाद में ब्राह्मण चेहरा पर अपना दाव लगाया है
और यह प्रयोग क्या सफल हो पाता है, यह 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लड़ाई में मदन जायसवाल को अब की बार मदन मोहन तिवारी ने अच्छी खासी फाइट दी है और कई क्षेत्रों में उनका अपना प्रभाव है और उस प्रभाव के नाते उन्होंने मतलब आरजेडी का जो समीकरण का वोट है 100 और सवर्ण का वोट अगर लेने में वो सफल हो जाते हैं तो मदन मोहन तिवारी संजय जायसवाल को इस बार हराने में सफल हो जाएंगे। जी, मदन मोहन तिवारी जी का पल्ला यहाँ पे थोड़ा सा तिवारी जी के हिसाब से बेहतर दिख रहा है। सैयद मुबीन साहब क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, तिवारी जी का तो इसलिए दिख रहा है कि ये तिवारी जी हैं, लेकिन लेकिन ऐसे भी यकीनी तौर पे जो वहाँ का कैलकुलेशन है वो स्वर्ण वोट जिधर जाएगा इस बार रिज़ल्ट उसके फेवर में आना चाहिए, ऐसा लगता हुआ दिख रहा है। इसलिए कि पिछली बार पहली बार जब डॉक्टर मदन जायसवाल जी जीते थे, स्वर्गीय मदन जायसवाल जी, वो 96 में, तो मेरे वालिद साहब प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद साहब से जीते थे और बहुत कांटे की टक्कर थी, 29,000 वोट से वो जीते थे। और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जनता दल के कैंडिडेट ने अगर कोई वोट लाया था 2,85,000 वोट उस ज़माने में, तो वो प्रोफेसर नसीम साहब ने लाया था। तो बावजूद इसके 29,000 वोट से हारे थे। हालांकि कई सारी चीज़ें उसमें थी, टीएन सेशन का दौर था और कई चीज़ें थी, बैलेट पेपर का मामला था, लेकिन उसके बाद जो इन लोगों का कब्ज़ा हुआ तो उसको बीच में एक बार किसी ने अगर भेदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तिवारी जी नहीं भेदा है, यानी कि स्वर्ण नहीं भेजा है, रघुनाथ झा की शक्ल में। रघुनाथ झा आए और उन्होंने पूरे 2 बार से 3 बार से रहे डॉक्टर मदन जायसवाल को हराया और अपना झंडा गाड़ा। फिर उसके बाद से संजय जायसवाल जी हैं वहाँ पे, लेकिन सबके बावजूद जो डेवलपमेंट का काम है पूरे पश्चिमी चंपारण में कहीं नहीं दिखता है कि कोई यहाँ पे सांसद और विधायक भी है। हर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी पार्टिकुलर बेतिया की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेतिया जो एक आईना होता है, हर इसका हेडक्वार्टर का जो हेडक्वार्टर होता है, हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का जो हेडक्वार्टर होता है वो एक आईना होता है। उस हिसाब से बेतिया में कोई डेवलपमेंट दिखती नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत नाराज़गी रही है। और इनका जो बेस वोट था वो स्वर्ण वोट था, एक वैश्य समाज के अलावा जो वोटर थे वो स्वर्ण समाज से थे, तो वो स्वर्ण समाज का वोटर जो है स्विच किया है इस बार महागठबंधन के साथ। तो यही दिखाता है कि इससे जो रिज़ल्ट कुछ और आने को है और ठीक ठाक रहेगा इस बार इनका मदन मोहन तिवारी जी का। मदन मोहन तिवारी जी का ठीक ठाक रहेगा। और यहाँ पे तिवारी जी चूँकि ब्राह्मण हैं तो उस संदर्भ में भी बातें हो रही हैं कि जातीय बेसिस पे, तो प्रकाश झा भी तो यहाँ से चुनाव लड़ चुके थे। मदन मोहन तिवारी जमीनी नेता है, वह पंचायत के चुनाव से लेके आज देश के बड़े सदन तक का चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव में मुखिया जीते, समिति जीते, विधायक भी जीत चुके हैं 2015 में, 2020 में हार चुके हैं, तो जमीनी नेता थे। और प्रकाश झा जी पैराशूट वाले नेता थे। रघुनाथ झा यहाँ जीत दर्ज किए तो जमीनी नेता थे, बशर्ते शिवहर के निर्माता भी थे और शिवहर के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। और पश्चिमी चंपा गोपालगंज से भी शायद संभवतः वो जीत चुके थे रघुनाथ झा। उसके बाद इनको पश्चिमी चंपारण में मदन जायसवाल का विजय रथ रोकने में के लिए लगाया गया और उस विजय रथ को उन्होंने चौथी बार जीतने से उन्होंने नहीं रोका। अब की बार फिर महागठबंधन खास करके आरजेडी के द्वारा संजय जायसवाल के विजय रथ को थामने का बागडोर मदन मोहन तिवारी जी को सौंपा गया है। देखिए इसमें कितना सफल होते हैं। और रही बात जात की, तो अब की बार पूरे बिहार में जात के नाम पर ही अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 2014 में, 2019 में आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में और बिहार में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर एनडीए और भाजपा अलायंस जीतती रही है। जो बिहार में जातिगत जनगणना के बाद लालू यादव ने ऐसी रणनीति बनाई, ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि पूरे भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नीतियों को धराशायी किया है। अभी तक के आकलन के अनुसार अब चुनाव परिणाम में क्या आता है, भाजपा जीतेगी, एनडीए जीतेगा तो होगा कि मेरा राष्ट्रवाद जीता है, मेरा हिंदुत्व जीता है, वो अलग की बातें हैं। लेकिन अभी तक का जो बिहार का प्रत्येक लोकसभा सीट पर आप जाइएगा, आकलन कीजिएगा, तो कहीं न कहीं सभी कोई अपने जाति के प्रत्याशी को ही देख करके मास लेवल पर वोट कर रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार हैं जदयू के प्रत्याशी, कुशवाहा जाति से आते हैं। तो पूर्वी चंपारण में डॉक्टर राजेश वीआईपी से प्रत्याशी है जो महागठबंधन में है। तो यहाँ के कुशवाहा किसको वोट दे रहे हैं मास लेवल पर? मतलब पूरी जाति का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मास लेवल पर वोट कर रहा हूँ, मास लेवल की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पश्चिमी वाल्मीकि नगर में, अब पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर देखिएगा तो वहाँ पर वैश्य जो संजय जायसवाल के साथ है, राष्ट्रवाद की लोग बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो वहीं शिवहर के मास लेवल पर वैश्य किसकी बात कर रहे हैं? वो तो महागठबंधन के और आरजेडी की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आप देखिएगा तो वैश्य वोटर का बंटवारा हुआ है। तो बंटवारा आखिर क्यों हुआ है? अगर 2009 से 2024 जातीय फैक्टर कहीं ना कहीं काम किया है। इस जातीय जो फैक्टर काम कर रहा है, तो या इसमें आप संजय जायसवाल जी को कहाँ पा रहे हैं? संजय जायसवाल जी को हम यहीं पा रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए का जो वो कोर वोट बैंक है, सवर्ण, वैश्य, मोदी जी के आने के बाद में पिछड़ी जातियाँ भी आई है, अति पिछड़ी जातियाँ भी आई है, दलितों में भी उन्होंने पैठ बनाया है। और नीतीश कुमार जी का महिला वोटर्स कार्ड, अगर ये सभी इंटरेक्ट रहता है तो संजय जायसवाल जीत सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। क्योंकि पिछली बार उन्होंने 3 लाख के करीब से जीता था चुनाव। उनके खिलाफ थे महागठबंधन के प्रत्याशी ब्रजेश कुशवाहा जो हारे थे। अब की बार मदन मोहन तिवारी हैं और वहाँ पर मदन मोहन तिवारी उनको अच्छी खासी फाइट दे रहे हैं। अब फाइट दे रहे हैं तो अब परिणाम कितना बदल पाते हैं तो देखने वाली बात होगी। और परिणाम कितना बदल पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। शशि जी, बात सही कहा आपने। हम थोड़ा सा विधानसभा वाइज भी क्या किस तरह के समीकरण बने हैं उस पर भी चर्चा कर लें। ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है HTV न्यूज़ के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, वो ये कह रहा है कि बेतिया लोक विधानसभा से संजय जायसवाल पिछड़ रहे हैं। यहाँ मदन मोहन तिवारी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक विधानसभा वाइज हम लोग बात कर लें। पहले बेतिया विधानसभा की, बेतिया में क्यों पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, परिणाम तो आएगा 4 जून को। उससे पहले हम लोगों का केवल ही आकलन हो रहा है। इस आकलन में जो बातें छन के आ रही है बेतिया में मदन मोहन तिवारी के लीड करने की, तो बेतिया से वो 2015 में विधायक रह चुके हैं। उनका वह लोकल क्षेत्र है और विधायक जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से रहा हो उसका प्रभाव समझ सकते हैं। उसके अलावे 2020 का चुनाव बेतिया से काफ़ी कम मतों के अंतर से हारे हैं। अब प्रॉपर बेतिया में जो व्यवसायियों का हब माना जाता है वहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी वोट लाया था उन्होंने, और वहाँ पर विधानसभा 2020 के चुनाव में उन्होंने लीड भी ली थी। लेकिन अन्य प्रखंडों में उनको हार का सामना करना पड़ा और मामूली अंतर से हारे। तो आप निश्चित तौर पर अगर वह ट्रेंड बरकरार रहता है तो बेतिया में उनकी लीड होती दिख रही है। इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, बेतिया में अगर लीड होती दिख रही है तो एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ से जो विधायक हैं रेणु देवी, वो बीजेपी जब सरकार बनी थी बिहार सरकार, उसमें उप मुख्यमंत्री बनाई गई थी। उनका जाहिर सी बात है एक अच्छा प्रभाव भी है वहाँ। और संजय जायसवाल का वो गृह क्षेत्र मतलब का इलाका है। तो यहाँ तो संजय जायसवाल जी को आगे रहना चाहिए। नहीं रह रहे हैं तो बेतिया के लोग उनको क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं, तो उनको सोचने वाली बात है। कारण कि वह 3 दफ़े से सांसद है और कोई व्यक्ति लगातार किसी पद पर रहता है तो बहुत लोगों की नाराज़गी बढ़ती है, क्योंकि लोगों को उम्मीद रहता है उस आदमी से, और उम्मीद पूरा नहीं होने पर नाराज़गी होती है, जिसको आप लोकतांत्रिक भाषा में और सत्ता के समीकरण में एंटी कंबेंसी, सत्ता के विरुद्ध आक्रोश के तौर पर आप देख सकते हैं। तो संजय जायसवाल लंबे टर्म से सांसद है, यानी इनकम्बेंसी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है। मोबिन साहब, क्या दिख रहा है? अब यही वजह है। हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि दोनों चीज़ें हैं। एक तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है बेतिया शहर के बीच जो आप कह लें, जो पार्लियामेंट्री का हर पार्लियामेंट्री इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो आईना होता है, और उस हिसाब से बेतिया में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तो इनके पास दिखाने को बताने का कुछ भी नहीं है। ये हर बार जो है मोदी जी के नाम पे जीतते आए हैं, किसी मुद्दे पे जीतते आए हैं, कभी राम मंदिर रहा, कभी राष्ट्रवाद रहा। लेकिन अफसोस इस बात के लिए इनके लिए है कि इस बार कोई मुद्दा उनके पास रहा नहीं और इनके पास अपना कुछ काम ऐसा था नहीं जिसको दिखा के ये वोट मांगते। तो और बेतिया से जो कैंडिडेट इन्होंने इस बार महागठबंधन ने दिया है वो इतना सटीक कैंडिडेट है कि
मैंने आपको पहले बताया कि उसके बाद से जायसवाल जी का जो भेदा था, उन्होंने 3 बार को जीतने के बाद जो वो तो रघुनाथ झा जी ने ही रोका था। तो कहीं ना कहीं जो है बेतिया विधानसभा की अगर बात करें स्पेशली, तो वहाँ पे मदन मोहन तिवारी जी थोड़ा सा बढ़त बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मुख्य रूप से मुद्दा है, विकास का मुद्दा जो है लोगों के जहन में है। और कहीं ना कहीं जो है इन मुद्दों पे लोग वोट करते दिखाई दिए। सुगौली में 50-50 का जो प्रेडिक्शन है कि वो रहने वाला है, मामला कांटे की टक्कर रहने वाली है सुगौली में। तिवारी जी, क्या फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पे? सुगौली में कांटे की टक्कर रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन कांटे का टक्कर रहेगा नहीं। अगर महागठबंधन का जो जातीय गणित का समीकरण है, जैसे MY तो फिक्स है, और उसके अलावा सहनी वोटर्स है, सवर्ण वोटर्स है, ये अगर महागठबंधन के प्रत्याशी को मिलता है तो महागठबंधन प्रत्याशी यहाँ भी लीड करेंगे। लेकिन अगर सवर्ण वोटर दरकता है तो NDA को फायदा होगा। NDA को फायदा होगा सुगौली में ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। क्या सोच रहे हैं मोबिन भाई, क्या आप लोगों का आपका प्रेडिक्शन? इंडिया गठबंधन के वोट वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन उस वोट को ये पोलराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका अपना जो जाति ये है वो वहाँ पे अच्छा इनका इम्प्रेशन नहीं है अभी विधायक बनने के बाद से। जीत इन्होंने हासिल की है, वोटर्स हैं वहाँ पे, लेकिन बावजूद इनका जो अपना वहाँ पे है, इन्होंने चूँकि डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, इस तरह का कोई चीज़ें ऐसी नहीं दिखी इनकी जिस बिना पे ये वोट मांग सके अपने गठबंधन के लिए। तो ये फैक्टर काम करेगा। और दूसरा ये कि बस जो मोदी जी का फैक्टर है वह सुगौली में थोड़ा सा भारी पड़ेगा। तो सुगौली में मोदी फैक्टर जो है काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कांटे की टक्कर है। और यहाँ देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि कौन से प्रत्याशी यहाँ पे लीड कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है नरकटिया। यहाँ से RJD के विधायक शमीम अहमद हैं, डॉक्टर शमीम साहब जो है यहाँ पे हैं, मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। यहाँ पे लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, यकीनी तौर पे हम ये तो महागठबंधन के लिए ये अच्छी सीट है, वहाँ से अच्छा लीड करेंगे वो, चूँकि वहाँ RJD के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर शमीम साहब, और उन्होंने डेवलपमेंट पे अच्छा काम किया है और वो हमेशा क्षेत्र में बने रहे हैं। तो इसका फ़ायदा वोट के रूप में वो कन्वर्ट कर पा रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए, ये बड़ी बात है। शमीम साहब ने कितना काम किया है वो बताएगा आने वाला विधानसभा चुनाव का नतीजा। लेकिन फिलहाल जो है इससे भी परखा जा सकता है कि शमीम साहब के वहाँ होते हुए नरकटिया में किस तरह की लीड मिल रही है या नहीं मिल रही है। नरकटिया विधानसभा में लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है और मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता जो हैं वो इंटैक्ट रहे हैं और इसका फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कि महत्वपूर्ण जो विधानसभा क्षेत्र है रक्सौल पश्चिमी चंपारण का, रक्सौल में भी 50-50 की बात कही जा रही है कि यहाँ भी कांटे की टक्कर है। शशि जी, कांटे का टक्कर हो सकता है और कांटे का टक्कर नहीं भी हो सकता है। रक्सौल महागठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है। वहाँ पर एक नेताजी का टिकट कटा जिससे उनकी नाराज़गी काफ़ी थी। अगर उनका अट्रैक्शन और उनका झुकाव महागठबंधन के प्रत्याशी के प्रति रहा तो वहाँ परिणाम दूसरा भी हो सकता है। और रक्सौल या नरकटिया का इलाका शिवहर से सटता हुआ इलाका है, मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से आइएगा तो नरकटिया का हिस्सा जैसे बनकटवा प्रखंड है, नरकटिया विधानसभा में आता है और शिवहर मतलब रक्सौल से लगता है, और वहाँ घोड़ा सहान जो है सो शिवहर लोकसभा में आता है। तो शिवहर और पश्चिमी चंपारण का अगर समीकरण देखिएगा तो थोड़ा उलट पुलट होने की संभावना है, क्योंकि राजपूत वोटर्स में नाराजगी हो सकती है। क्योंकि अगर जातिवाद पर जो चुनाव देख रहे हैं आप तो शिवहर के वैश्यों का रुझान NDA के साथ उतना नहीं है, जदयू प्रत्याशी के प्रति नाराजगी है। तो हो सकता है कि पश्चिमी चंपारण के भी राजपूत वोटर्स प्रतिशोध ले ले, तो स्थिति उलट हो सकती है। यहाँ पे स्थिति उलट हो सकती है। बाकी दो जो विधानसभा सीट बचे हैं चनपटिया और नौतन, चनपटिया में ये कहा जा रहा है कि संजय जायसवाल आगे रह सकते हैं। यहाँ पे जो मोदी फैक्टर है वो काम कर रहा है और विधायक यहाँ से उमाकांत सिंह हैं
जो बीजेपी के विधायक हैं, और नौतन में लेकिन 50-50 का चांस दिख रहा है। 50-50 का चांस नहीं दिख रहा है। सभी जगह लड़ाई जो होगी ना तो एनडीए और इंडिया में ही होगी, और उसमें किसी न किसी का पलड़ा भारी होगा। हम लोग प्रेडिक्शन के लिए कह दें कि 50-50 की लड़ाई है, लेकिन 50-50 की लड़ाई कांटे की नहीं होगी। कोई भी प्रत्याशी जीतेगा अच्छे खासी मार्जिन से जीतेगा। और पश्चिमी चंपारण में जैसे मोबिन साहब बोल रहे थे कि विकास एक मुद्दा है, तो मैं आपको बता दूं कि विकास के मुद्दे पर अगर हम लोग बात करें तो संजय जायसवाल के संसदीय काल में जितना दिन सांसद रहे हैं 15 साल में विकास की रफ्तार बढ़ी है, घटी नहीं है। विकास के मुद्दों पर आप देखिएगा तो बंजरिया आपका इलाका आता है पश्चिमी चंपारण में, यहाँ फ्लाईओवर देख लीजिए। उससे आगे आप पेट्रोलियम का बहुत सा बड़ा प्लांट देखिएगा। पहले जो खंडहर सड़कें हुआ करती थी रक्सौल तक या पश्चिमी चंपारण तक, ये शशि जी जो आप कह रहे हैं ये सब जो नेशनल स्तर की चीज़ें हैं। मेन जो है जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे कितना विकास हुआ है ये डिपेंड करता है, क्योंकि गांव में लोग जब चुनाव आता है ना तो अपना स्थानीय चीज़ों को देखते हैं। गांव का मुद्दा भी होता है। गांव में बहुत सी जो सड़कें हैं जिसको पंचायत से निर्माण कराना होता है, बहुत से सड़कें होती है जिसको विधायक के द्वारा निर्माण कराया जाता है, और बहुत से जो काम होते हैं जो केंद्र सरकार कराती है। लेकिन बतौर सांसद उनको क्रेडिट देने से आप मना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल क्रेडिट देने से मना नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक मनीष कश्यप फैक्टर भी काम करता हुआ दिख रहा है नौतन में, क्योंकि मनीष कश्यप जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ अपना अभियान शुरू किए, बाद में जाकर के बीजेपी में ही मिल गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा नाराज़गी के सुर भी जो है वहाँ देखने को मिले जो मनीष कश्यप के समर्थक थे उनमें। क्या लगता है वो कुछ काम करेगा? नहीं, काम तो करेगा ही। वो सब सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं इस बार। जो जायसवाल जी के जो खिलाफ चीज़ें जा रही है उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक अहम फैक्टर ये भी है जो एक समाज जो था उनके साथ जुड़ा था इस मकसद से, जो क्या नाम मनीष कश्यप के साथ उनका समाज जो जुड़ा था और काफ़ी आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, उनको उन्होंने एकदम से हथियार डाल दिया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जायसवाल जी की कोशिशें रही होंगी, जिसकी वजह से ये वोटर्स को ये जहन में आया कि ये अपने सामने किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। तो ये सब फैक्टर रहा है इनके ख़िलाफ़ जाने का वोटर्स का। दूसरा ये कि अभी तिवारी जी ने कहा कि डेवलपमेंट हुआ है 15 साल के बीच में, तो आप उसको 15 साल नहीं 25 साल जोड़ें उनका, जो उस परिवार से जो लोग आ रहे हैं 25 साल से हैं, और आप अभी के पिछले 2 साल के अंदर जो है ये बंजरिया का जो काम आप देख रहे हैं ये बंजरिया काम हुआ है, या इससे पहले जो काम हुआ ये हमारे राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण के जो सांसद रहे हैं उनकी देन है। जो इंडियन ऑयल की बात आप कर रहे हैं, इंडियन ऑयल का जो रिफाइनरी बना है सिमरा में, वो मोहन सिंह तो मोबिन साहब उन्हीं के हैं ना, उन्हीं के नहीं उनके हैं, लेकिन उनके काल में मैं सांसद की बात कर रहा हूँ कि उस क्षेत्र के सांसद का क्या एफर्ट्स रहा है उस एरिया के डेवलपमेंट पे, वो मैं बता रहा हूँ कि वो उनका शून्य रहा है। कोई एक काम वो अपने काम के बिना पे एक भी वोट नहीं उन्होंने मांगा है। आज भी वो मोदी जी के नाम पे जी रहे हैं, मोदी जी के नाम पे चल रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है जो 3 टर्म रहा हो सांसद वो अभी भी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा हो। हमारे राधा मोहन सिंह जो भी हैं, लेकिन जो पूर्वी चंपारण का क्षेत्र आता है सिमरा, वो पार्लियामेंट्री पश्चिमी चंपारण में आता है, लेकिन वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूर्वी चंपारण का है। और वो ये जो रिफाइनरी जो मंगाया इन्होंने ये राधा मोहन सिंह की देन है। एक बात मैं भी बता दूं कि आप बोल रहे हैं कि संजय जायसवाल मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो देश में जितने भी एनडीए या भाजपा के सांसद प्रत्याशी हैं सभी कोई मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। राधा मोहन सिंह भी इवन राधा मोहन सिंह भी खुल के भी कहे हैं कि मंदिर के पुजारी से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मंदिर के देवता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। मंदिर के देवता किनको बता रहे हैं? वे राधा मोहन सिंह को बता रहे हैं और पुजारी खुद को बोल रहे हैं। तो यहाँ भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूर्वी चंपारण सीट पर जब आएंगे तो विस्तृत रूप में इस पर बात करेंगे। ओवरऑल जो है परिस्थितियां जो बन रही हैं वो हमने विधानसभा वाइज हमने कुछ आपको उस संदर्भ में बताने की कोशिश की। तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर फाइनली क्या कुछ होने वाला है, तिवारी जी का और सैयद मोबिन साहब का भी ओपिनियन ले लेते हैं। उसके बाद एक HTV न्यूज़ का जो आकलन है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तिवारी जी, फाइनली अंतर्गतवा क्या देख रहे हैं आप सीन पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर? पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर अभी तक के जो आंकड़े हैं या सर्वेक्षण है उसके हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है।
एनडीए का पल्ला भारी दिख रहा है शशि तिवारी जी के हिसाब से। आप क्या देख रहे हैं? आप भी तो उधर ही जाएंगे। नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि जो चीज़ें मेरे नज़र में आ रही हैं वो ये साफ जाहिर कर रही हैं कि इस बार एनडीए जिस हर बार जैसे क्लीन स्वीप होता था, वो अगर जीत होती भी है तिवारी जी के हिसाब से तो वो मार्जिन बहुत कम जाएगा, और या ज़्यादा चांसेस ये है कि ये इंडिया गठबंधन को ये सीट जा रही है, कांग्रेस को जा रही है, क्योंकि कैंडिडेट इस बार जो है गठबंधन ने जो दिया है वो फाइट करने लायक था, और वो इस कैंडिडेट पे 3 बार के सांसद पे एक विधायक भारी है वो। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को ये समझ में आ रही है। अलबत्ता ये बात है कि ये कहाँ तक पहुँच पाए हैं वोटर्स तक, तिवारी जी, ये डिपेंड करता है इनके इस पे वोट। एग्जैक्टली, और यही चीज़ मायने रखेगा पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर। समीकरण तो बहुत ज़बरदस्त बैठ गए महागठबंधन के पक्ष में, और हर तरह की जो है ज़मीनी नेता भी हैं और जो है संघर्ष करना जानते हैं, तो ऐसे एक फाइटर मजबूत कैंडिडेट तो इंडिया गठबंधन देने में वहाँ सफल रहा। तो HTV न्यूज़ के आकलन के हिसाब से यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, और संजय जायसवाल चौथी बार पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से विजयी परचम लहराते हुए दिख रहे हैं। तो ये प्रेडिक्शन है, 4 तारीख को क्या होगा ये सब आपको पता चल ही जाएगा। हालांकि हमारे जो 2 पैनलिस्ट हैं उनके राय में ये दिख रहा है कि यहाँ पे महागठबंधन का परचम लहरा सकता है, लेकिन जो मोदी मैजिक है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट में देखने को मिला है। और जो हमारे जो विभिन्न संवाददाता हैं उस इलाके में, उन लोगों का जो आकलन है उसके हिसाब से, HTV न्यूज़ का जो अपना प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? HTV न्यूज़ पर देखिए 2024 का समाचार, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी